हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3rd तक सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में वीडियो होगा, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको शो कर रहा होगा, हम पढ़ के सुना देते हैं कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। मतलब बोला है दो संख्याओं का HCF 9 है, दो संख्याओं का HCF क्या है 9 दिया है, तथा दो संख्याओं का LCM क्या होगा, दो संख्याओं का LCM क्या होगा। देखिए कितना बेहतरीन ढंग से हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 4, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन शो कर रहा होगा आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, पहले दिया है क्या दिया गया है, दिया गया। अब जो दिया गया उसको हम लिख लेते। पहले क्या करते हैं, जो दिया गया उसको हम लिखते हैं। दिया गया प्रथम संख्या, क्या प्रथम संख्या दिया गया इसका कितना 306। और दूसरी संख्या क्या दिया गया है, दूसरी संख्या बराबर दिया है 657। उसके बाद HCF जो है दोनों संख्याओं का HCF दिया 9 और LCM इक्वल टू निकालना, LCM इक्वल टू वाट दिया गया है। देखिए दिया गया है प्रथम संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 और HCF दिया है 9 और LCM हमको निकालना है। तो प्रश्नानुसार से चलेंगे, प्रश्नानुसार से क्या चलेंगे, प्रश्नानुसार से दिया गया है। हम जानते हैं इसका एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, लिख लीजिए। हम लोग जानते हैं प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या। इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से बनाते हैं इसको। देखिए प्रथम संख्या ये फार्मूला होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। अब प्रथम संख्या मेरा दिया है 306 और द्वितीय संख्या दिया है 657 और HCF दिया है 9, LCM इक्वल टू हमको निकालना है। यही तो करना है। बोला था कि क्वेश्चन फिर से हम पढ़ के सुना देते हैं कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM 306 और 57 का ज्ञात 657 का ज्ञात कीजिए। तो प्रथम संख्या दिया है 306, दूसरी संख्या दिया 657, HCF दिया 9 और LCM हमको निकालना है। देखिए कितना आसानी ढंग से इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। तो प्रथम संख्या 306 657। अब हम इसको लिख सकते हैं 306 इंटू 657। अभी देखिए बराबर के उधर LCM है तो LCM ये देखिए बराबर के उधर ही क्या है, गुना में, नीचे आएगा क्या हो जाएगा भागा में। इसको ऐसा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको कट रहा है तो काट दीजिए। 9 तिया 27, 3 बच गया, बचा कितना 3 यहाँ लग जाएगा तो 9 चौक 36 कट जाएगा। देखिए 34 बार में, कितना बार में 34 बार में 9 तिया 27, 9 तिया क्या हो गया 27, बचा 3 तो 3 इसमें लग गया तो 36, 9 चौक क्या हो गया 36। अब इसको लिख सकते हैं इस तरह 34 इंटू 657 बराबर LCM क्या हो गया LCM। अब इसको गुना कर दिए, 34 गुने 657 का करेंगे तो आएगा 22 3 3 8 22 338 बराबर LCM। तो LCM क्या निकल गया, ये हो गया मेरा आंसर। LCM बराबर हो गया 22 338। यहाँ से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया होगा वीडियो दोबारा कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाने वाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब समझिए, सबसे पहले इसमें समझता है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या। तो गिनती की शुरुआत किससे होती है,
1 से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरह बढ़ते जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, अगर एग्जाम इसको लिखना है एग्जाम में कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या, जिसकी शुरुआत 1 से हो। क्या 1 से प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है। अगर इसी में 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर आप लोग प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अगर नहीं पता है कि परिमेय अपरिमेय किसी संख्या किसे कहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिसकी गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या, जिसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5, तो प्राकृतिक। अब बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए कि जांच कीजिए कि क्या हम किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पे समाप्त होगी। 6n 0 पे। अब क्वेश्चन बोला है 6n क्या 0 पे समाप्त होगी? कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ 6n की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 12n हो सकता है, 15n हो सकता है। बोल रहा है कि क्या इस संख्या 0 पे समाप्त होगा? 6n के जगह पर कुछ भी हो गया, अब इस संख्या 0 पे समाप्त होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 6n का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 और 3 मिलेगा, 2 और क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। लेकिन 2 और 3 कभी भी 0 संख्या को लेके नहीं आएगा। क्यों नहीं लाएगा? अगर 2n3 जैसे मान लीजिए, देखिए अगर किसी का भी अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं और 2 और 5 के रूप में आ रहा है, 2 या 5 के रूप में आ रहा है, तो वो संख्या क्या होगा? 0 पे समाप्त हो जाएगा। जैसे 10n को बोलेगा कि 0 पे समाप्त होगा तो हो जाएगा 10n के से, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 और 5 का रूप में होता है। 2 और 5 का क्या रूप में होता है? अगर 2 और 5 के रूप का हो तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। ये संख्या 0 पे क्या होगा? समाप्त होगा। और 2 और 3 के रूप में रहेगा तो ये संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बात बोल रहा है कि 6n संख्या जो है, इसमें कभी भी इसको हम 1 करेंगे तो इसको 0 पे आएगा, इसका आंसर 0 पे समाप्त होगा नहीं। मतलब कभी भी आंसर में 0 संख्या आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? 6n का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आएगा, 2 और क्या आएगा? 3 आएगा। और अगर यही मान लीजिए 2 और 3 संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। और 10 रहेगा, जैसे 10 है तो इसका कितना? 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5, तो 2 और 5 जब आएगा तो इसका आंसर में 0 आ सकता है। इसका आंसर में क्या आएगा? 0 आ सकता है। तो ये संख्या 0 पे समाप्त हो सकता है। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे? देखिए आइए हम इसको बनाते हैं। देखिए इसको हम लिख लिए ताकि आपका टाइम बचेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए क्या होगा, प्रश्नानुसार हम कैसे इसको बनाएंगे? 6n क्या 6 पे पावर n है। अब ये संख्या 0 पे समाप्त होगी या नहीं होगा? देखिए 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 3 के रूप में आए। 2 और 3 मतलब 2 और 3 के पावर क्या हो गया? n। मतलब इस पे पावर इस पे भी रहेगा, इस पे भी। 2 पे पावर n हो गया, 3 पे पावर n हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का रूप होना चाहिए। क्या 2 और 5 का रूप होना चाहिए, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 और 5 का रूप होना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना? 2 और 3 का रूप में। 2 और 3 के रूप में आ रहा है, इसलिए कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए समाप्त नहीं हो। अगर इसे नोट में लिखना चाहते हैं तो नोट में देखिए, नोट में लिख के हम आपको समझा देते हैं। थोड़ा क्या नोट में लिख के समझा देते हैं, देखिए जैसे अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 6 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 3 के रूप में आया, 2 और 5 के रूप में नहीं आया। 2 और 5 के रूप में आ जाता तो वो संख्या 0 पे समाप्त हो जाती। क्या हो जाती? आप एग्जाम में बनाना तो ये लिख दीजिए 6n बराबर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 पे पावर n, 2 पे पावर n, 3 पे पावर। अब आराम से लिख दीजिएगा 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का रूप होना चाहिए, अर्थात इसमें 2 और 5 का रूप नहीं है, यह 0 पे समाप्त नहीं होगा किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। देखिए नोट में आपको समझाने के लिए हम नोट में लिख देते हैं कि 0 पर क्यों नहीं समाप्त होगी। देखिए नोट में हम क्या चीज़ें लिख दिए, नोट में हम लिखें यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है, 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 इंटू 5 का आना चाहिए, 2 इंटू 5 आना चाहिए। देखिए मान लीजिए 6n है तो 6n का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होंगे। 12 है तो 12 आ रहा है तो इसको तोड़िए, 3 3 दूनी 3 3 9, अच्छा इसको 3 इंटू 2 इंटू
2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये भी संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो। 9 है तो क्या रहा 3 × 3, ये भी संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। और 10 में 10 देखिए 10 2 × 5, ये संख्या 0 पे समाप्त हो जाएगी। ये संख्या 0 पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका 10 पे पावर n है, तो 10 को जब हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 और 5 का रूप में आ रहा है। आपको क्लियर हो जाएगा। एक एक करके हम सारे डाउट को क्लियर कर दिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाने वाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। पहले भाज्य संख्या को समझते हैं, फिर हम अभाज्य संख्या को समझें। देखिए, अगर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को आपको डिटेल्स में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे देंगे, वहाँ से भाज्य संख्या अभाज्य संख्या को आप डिटेल्स में जान लीजिए। लेकिन फिर भी हम यहाँ आपको बता देते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सी बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उसे कहते हैं वे संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा, वे संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। फिर से सुनिएगा, वे संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा, एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 मेरा क्या 4 अब 4 मेरा भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, इसको हमको पकड़ना है। तो देखिए 4 तो 1 से विभाजित हो जाएगा, 1 से 4 भागा चल जाएगा, और 4 से विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये हो गया भाज्य संख्या। आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से, किसी दूसरे संख्या से अगर पूर्णतः विभाजित हो रहा है वो संख्या, कौन संख्या, ये संख्या, तो ये संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। एक एग्जांपल और लेके आपको समझाते हैं। जैसे 6 है, क्या 6। अब 6 को देखिए, 6 क्या है, 6 जो है वो 1 से भी विभाजित हो रहा है, 6 से भी विभाजित हो रहा है, अब इसके अलावा 2 से भी विभाजित हो रहा है, इसके अलावा 3 से भी विभाजित हो रहा है। मतलब 1 से विभाजित हो रहा है, 6 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। मतलब एक तथा स्वयं के अलावा और दूसरे से भी विभाजित हो जा रहा है, तो ये संख्या मेरा भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, भाज्य संख्या। अब इसका अपोजिट होता है अभाज्य संख्या। इसका अपोजिट क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझिए, जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 7 है, 7 को हम 1 से कर सकते हैं और 7 से कर सकते हैं, इसके अलावा किसी से भी पूर्णतः विभाजित नहीं। अब कहोगे सर पॉइंट में ला देंगे, पॉइंट में लाने से बाबू काम नहीं चलेगा, पॉइंट से नहीं होगा। आपको पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, विभाजित हो, पूरा कटना चाहिए। जैसे 6 है तो 2 से 2 तिया 6, पूरा कट रहा है। उस तरह से 7 सिर्फ 1 से हो रहा है और 7 से हो रहा है, इसके अलावा किसी से भी नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए 11, क्या 11 भी देखिए 1 से होगा और 11 से होगा, इसके अलावा आप किसी से भी 11 को विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर पे चलिए। यही 2 चीज़ दिया गया है और अब पूछ रहा है कि ये दोनों संख्या, ये यहाँ से यहाँ और ये पूरा पूछ रहा है कि भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है, आपको ये बताना पड़ेगा। देखिए कैसे हम क्या बनाते हैं इसको। हम देख रहे हैं कि यहाँ 13 है और यहाँ +13 है, उसी प्रकार यहाँ 5 है और यहाँ +5 है। हम क्या कर सकते हैं, 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो 13 को कॉमन लीजिए तो 7 × 11 × 7 निकल गया, 11 निकल गया, यहाँ से 13 निकल गया, क्या 13। तो यहाँ से भी 13 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, +1। 7 × 11 +1 बचेगा। देखिए क्या बचा, 13 कॉमन ले लिए, तो 13 कॉमन ले लिए तो बचा 7, बच गया 11, और 13 तो कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, प्लस है तो प्लस बच गया, यहाँ 13 निकल गया, क्या बच गया, 1 बच गया। उसी प्रकार से यहाँ क्या हम कॉमन क्या निकलेगा, 5 कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा 5, तो बच गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 +
1, क्योंकि 1 + 1 क्यों आया, क्योंकि 5 कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, यहाँ कुछ प्लस में कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, 1 बच गया। क्या बच गया, 1। अब देखिए 13 को 13 लिखेंगे और हो गया ये 11 7 77, 77 + 1, 77 + 1। और इधर देखिए, इधर क्या करेंगे हम, 5 का 5 लिखेंगे। अब इधर देखिए 5 कॉमन ले लिए तो 5 तो कॉमन निकल गया तो 7 6 4 3 2 1 और 5 कॉमन आ गया, क्या बच गया, 1 बच गया। अब इसको गुना कर दिए, आपस में क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। जैसे देखिए 3 दूनी 6, 1 है ये, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 6 चौक क्या होगा 24, और 24 गुने 42, 7 6 42, 42 × 24 × 8, 1008, 1008 + 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से देखते जाइए, अब 13 का 13 लिखेंगे, 13 का क्या लिखेंगे 13। अब 77 और एक क्या हो गया 78, मतलब इसको लिख सकते हैं 13 × 78, 13 × 78, 13 का 13, 77 और एक जोड़ दिया 78 हो गया, ब्रैकेट खत्म हो गया, ब्रैकेट क्या हो गया खत्म। अब इसको लिख सकते हैं 5 × 1009, 1009 लिख सकते हैं, आसान से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका इतना को हम जब सॉल्व किए तो हम कितना गुणनखंड निकल रहा है 2, मतलब 2 गुणनखंड निकल रहा है। लेकिन भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से क्या होना चाहिए अधिक। संख्या के लिए एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होना क्या है जरूरी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 संख्या निकला 13 और 78, यहाँ भी निकला 5 और 1009, तो इसका 2 संख्या तो हो रहा है लेकिन 2 संख्या से अधिक नहीं हो रहा। 2 संख्या से अधिक गुणनखंड करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें गुना 1 कर सकते हैं, गुना 1, क्योंकि गुना 1 करेंगे तो इस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी गुना 1 कर देंगे तो इस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 2 गुणनखंड तो था लेकिन 2 से हम अधिक कर दिए, क्या कर दिए 1 लगा के, 2 से हम अधिक कर दिए क्या लगा के 1 लगा के, क्या लगा के 1 लगा के। तो ये 2 से अधिक गुणनखंड हो जा रहा है, 2 से क्या हो जा रहा है अधिक गुणनखंड हो जा रहा है। तो ये संख्या अब क्या बन गया भाज्य संख्या। कैसे बन गया, हम इसको बना दिए, इसको क्या किए बना दिए। 13 मान लीजिए ले लिए, क्या एक 13 एक संख्या ले लिए। अब 13 एक संख्या लिए तो इसको देखिए 13 को हम तोड़ेंगे तो 1 आएगा और 13 आएगा, इसके अलावा किसी से टूटेगा नहीं, इसके अलावा किसी से भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अब कहोगे सर इसमें 1 लगा देंगे तो फिर भी हो जाएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत, इसमें 1 लगा देंगे। अगर यही 13 का 12 और 13 दिया रहा था, 12 और 13 क्या दिया रहता, अब उसमें 1 लगाते तब ये भाज्य गुणनखंड हो जाता। क्या होता है भाज्य गुणनखंड, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या, क्योंकि 13 में 1 और 13 तो, अब इसमें बोलिएगा 1 लगा देंगे तो नहीं होगा, क्या नहीं होगा। और इसी में अगर 13 में अगर 12 और 13 इसका दिया रहे, मान लीजिए इसका 12 और 13 दिया रहे, उसमें 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हो जाएगा। तो इसको लिखना चाहते तो आप लोग ऐसा लिख दीजिए, देखिए इसको लिख दीजिए हिंदी में, 2 से अधिक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। इसमें भी लिख दीजिए 2 से संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब देखिए किसी खेल का मैदान, एक खेल का मैदान है, मान लीजिए खेल का क्या है मैदान है, उसका चारों ओर क्या है एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार क्या है पथ, जैसे मान लीजिए खेल का मैदान हो गया, थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। खेल का क्या हो गया, ये खेल का एक मैदान हो गया। अब इस खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मैदान के चारों ओर एक वृत्त पथ है। मैदान जैसा भी हो चौड़ा होगा लंबा होगा जैसा भी होगा, लेकिन उसके एक उस मैदान के अंदर एक क्या वृत्ताकार पथ दिया हुआ, मतलब गोल आकार का क्या दे दिया एक रास्ता बना है। क्या बना है रास्ता बना है। अब बोल रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। अब सोनिया नाम का एक लड़की है, इस मैदान में एक चक्कर लगाते हैं, उसमें 18 मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। और उसके बाद बोल रहा है जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। अब रवि नाम का एक लड़का है, रवि नाम का क्या है एक लड़का है,
क्या, रवि, उसको मिल रहा है 12 मिनट। कितना लग रहा है, 12 मिनट। मैदान वही है, मैदान क्या है, वही है, लेकिन सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा रही है और रवि कितना मिनट में, 12 मिनट में चक्कर लगा रही है। मान लीजिए दोनों प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। अब बोल रहा है कि एक जगह फिक्स कर दिया, एक जगह क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इस जगह पे सोनिया को भी यहीं से दौड़ा देगा और रवि को भी यहीं से दौड़ा देगा, यहीं से क्या करेगा, दौड़वा देगा। दौड़ाने के बाद बोल रहा है और एक ही दिशा रहेगा, एक ही दिशा, कि यहाँ से अगर इधर दौड़ना चालू करेगा तो इधर 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 दौड़ना शुरू कर देगा, क्या, दौड़ना चालू करेगा। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको कैसे निकालना है। बोल रहा है पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेगा। तो देखिए आपको वैसे भी आप भी सोच सकते हैं कि सोनिया और रवि में क्या डिफरेंट है। सोनिया क्या है, लेट से पहुंचेगा और रवि जल्दी पहुंच जाएगा। तो अगर प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेगा तो इसको सोनिया को पीछा कर सकता है कौन, रवि। अगर मान लीजिए सोनिया यहाँ से दौड़ना शुरू किया, दौड़ते दौड़ते यहाँ आया तो रवि सोनिया यहाँ आई तो रवि इसके पहले यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रवि का दौड़ने का क्या है, तेज है। रवि का दौड़ने का क्या है, गति तेज है। गति क्या है, तेज है। तो गति तेज है। तो इस टाइप में क्वेश्चन निकालने के लिए अब बोल रहा है कि दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेगा, दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेगा। तो कब मिलेगा मतलब कम समय में मिलना चाहिए। तो कम समय मतलब न्यूनतम का बात कर रहा है, क्या, न्यूनतम। तो न्यूनतम मतलब हो जाता है एलसीएम, क्या, एलसीएम। और आपको पता होगा अधिकतम, क्या, अधिकतम। तो अधिकतम का मतलब हो जाता है एचसीएफ, क्या होता है, एचसीएफ। तो इसमें हमको एलसीएम निकालना होगा कि कम समय में मिले, कम समय में मिले मतलब एलसीएम निकालना होगा, क्या, एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना, 7वां दिया गया है, दिया गया है, दिया क्या गया है, दिया गया है हमको एचसीएफ, क्या, सॉरी दिया गया है रवि जो है कितना मिनट लगाता है, 12 मिनट, 12 मिनट। और सोनिया कितना लगाता है, 18 मिनट लगाता है। अब हमको कैसे एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखिए एलसीएम निकालना रहेगा तो हम जानते हैं पहले क्या करेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 18 का अभाज्य गुणन 3 × 3 × 3 × 9, 9 दूनी क्या हो गया, 18। और 12 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो क्या ना, 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी क्या हो गया, 12। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या निकालना है, न्यूनतम, न्यूनतम समय में बताना है। तो न्यूनतम समय मतलब होता है एलसीएम। तो एलसीएम हमको निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए एचसीएफ निकालने का रूल क्या होता है। एचसीएफ निकालने का रूल होता है कि जो संख्या दोनों में मैच कर रहा है वो दोनों के बदले 1 लेंगे, दोनों के बदले क्या लेंगे, एस। अगर एचसीएफ अगर मान लीजिए हमको कहता तो ये दोनों में 3 मैच कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, तो एचसीएफ 6 हो जाता है। लेकिन हमको क्या निकालना है, एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे, इन दोनों 3 के बदले 1 3 लेंगे, एलसीएम निकालने का रूल बता रहे हैं। इन दोनों 2 के बदले 1 2 लेंगे। बाकी का जो संख्या मैच नहीं कर रहा है उसको पूरा उतार दिए। 3 भी अलग है, 2 भी अलग है, तो इसको 3 भी यहाँ लिख दीजिए, 2 भी यहाँ लिख दीजिए। अब गुना कर दिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तो ये क्या होगा, 36। मतलब 36 मिनट में 36 मिनट में क्या होगा कि उसको एक ही प्रारंभिक स्थान पर मतलब पुनः प्रारंभिक स्थान पे दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कितना मिनट में, 36 मिनट में। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 36 मिनट में रवि और सोनिया एक प्रारंभिक स्थान पे आपको मिल जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। पूरे पार्ट को हम अच्छा से समझा दिए। पार्ट 1 वीडियो में हम 1 से लेकर 3rd तक सॉल्व कराएं, बाकी पार्ट 2 के वीडियो में 4 से लेकर हम 7 तक क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करा दिए हैं। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आप जा के देख लीजिएगा, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। उसके बाद पार्ट 2 वीडियो तो ये है ही। वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।